नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। एक तरफ जहां आपको वक्फ अमेंडमेंट बिल पास करा के ये बताने की कोशिश की जा रही है एक तरह से कि देखिए हमने मुसलमानों की चूड़ी टाइट कर दी है, और ये बताया जा रहा है कि इससे हिंदुओं को न जाने कितना फायदा हो रहा है, और ऐसा करके आपको तमाम जरूरी मुद्दों से भटकाया जा रहा है। फिलहाल मैं आपको कई अपडेट्स देना चाहती हूँ। एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट ने जो तमाम वक्फ को लेकर याचिकाएं थी, जो याचिकाएं दायर की थी, उनको एक्सेप्ट कर लिया है। अब ये बताया जाएगा कि इन याचिकाओं पर सुनवाई कब आखिर होने जा रही है। यानी कि राज्यसभा लोकसभा से पास कराकर इसको कानून बना लिया गया है, लेकिन ये वक्फ की लड़ाई अब थमने का नाम नहीं ले रही है। अब ऐसा लग रहा है कि सड़क से लेकर कोर्ट तक अब ये लड़ाई अब दूसरे तरीके से लड़ी जानी है। जैसे आपने देखा ही होगा, किसान आंदोलन हुआ था और तब हमने देखा था जो काले कानून बने थे उनको वापस सरकार को लेना पड़ा था। इसके अलावा भी कई ऐसे कानून हैं जिनको सरकार लेकर आई, उसको पास कराया, लेकिन उसके बाद उसको बैकफुट पर आना पड़ा और उनको वापस लेना पड़ा। तो क्या वक्फ के साथ भी ऐसा होने जा रहा है? आखिरी उम्मीद बनकर सुप्रीम कोर्ट पर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है, और अब यह बताया जाएगा कि उस पर सुनवाई कब से शुरू होने जा रही है। दूसरी तरफ ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जन सैलाब उमड़ा है राहुल गांधी की यात्रा में। राहुल गांधी और उससे पहले कांग्रेस लगातार बिहार में यात्रा निकाल रही है, जिसको राहुल गांधी ने आज ज्वाइन किया है। और मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे भारत जोड़ो यात्रा के वक्त जो जन सैलाब हमने देखने के लिए मिला था, वही बिहार में देखने के लिए मिला है। पलायन रोको, नौकरी दो, ये यात्रा लगातार निकाली जा रही है। युवाओं को उससे जोड़ा जा रहा है। ये कहा गया था कि जो युवा हैं वो व्हाइट टी शर्ट में आए, तो आप ये देखें कि पूरा किस तरह से व्हाइट ही व्हाइट आपको चारों तरफ आपको नजर आ रहा है, क्योंकि राहुल गांधी खुद व्हाइट टी शर्ट में लगातार वो एक तरह का सिंबल बन गया है, उनके साथ पूरा जुड़ गया है, उसमें ही नजर आ रहे हैं। तो जहां एक तरफ सरकार आपको जिसके ऊपर तमाम जिम्मेदारियां हैं, तमाम चीजों के लिए वो जवाबदेह है, वो आपको तमाम गैर जरूरी मुद्दों में उलझा रही है। औरंगजेब की बात उठा रही है, नागपुर में जैसे दंगा वो आपने देखा, जो गड़े मुर्दे हैं उनको उखाड़ा जा रहा है। रामनवमी के नाम पर मस्जिदों दरगाहों के सामने हुड़दंग मचाते वो युवा, वो सब कुछ आप देख रहे हैं। और दूसरी तरफ राहुल गांधी वो जरूरी मुद्दे उठा रहे हैं जो जन सरोकार से जुड़े हुए हैं। पलायन बिहार का एक बड़ा मुद्दा है, और उस पर यह यात्रा निकालकर दरअसल सीधे तौर पर नीतीश कुमार को राहुल गांधी ने चुनौती दी है, क्योंकि वक्फ अमेंडमेंट बिल की चाहे हम बात करें, उस पर नीतीश कुमार पूरी तरीके से खामोश हैं। जो उसके तमाम मुस्लिम नेता हैं उनके एक एक करके इस्तीफा देने का सिलसिला लगातार जारी है, और भारी पैमाने पर नाराजगी देखने के लिए मिल रही है। पार्टी में दो फाड़ हो चले हैं। और दूसरी तरफ राहुल गांधी की ये यात्रा, कांग्रेस की ये यात्रा उनको दूसरे तरीके से चैलेंज देती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी और कांग्रेस ने इस बार ये ठान लिया है, क्योंकि अभी वक्त है, अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने हैं बिहार के, उससे पहले की कमर कस ली है कि इस बार बिहार में कुछ बड़ा करके दिखाना है। वो जरूरी मुद्दे उठाने हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं, और पलायन, नौकरी के लिए पलायन, ये सबसे बड़े मुद्दों में से बिहार के एक है। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि अमेरिका, जो कि डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी के माय डियर फ्रेंड जो हैं, उन्होंने जिस तरह से टैरिफ जो लगाया है, उसके बाद आज स्टॉक मार्केट जो है वो धड़ाम हुआ है, सेंसेक्स धड़ाम हुआ है। आम लोगों का 19 लाख करोड़ रुपया जो है वो स्वाहा हो गया है, 19 लाख करोड़ रुपए। और इससे भी जब दिल नहीं भरा, तो आज ही के दिन आप ये देखिए कि सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है, और इससे पेट्रोल और डीजल जो है वो दोनों ही 2-2 रुपए अब आपके लिए हो जाएगा। यानी कि नरेंद्र मोदी आपको, सरकार आपको एक सौगात पर सौगात आपकी झोली में डाल रही है। एक तरफ वो आपको तमाम जरूरी मुद्दों से भटकाकर आपको धर्म की अफीम चटा रही है, नौजवानों को भड़काकर उनको ये बताया जा रहा है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए जहर उनके दिमाग में फैलाया जा रहा है कि अगर आपको त्योहार मनाने हैं तो मंदिरों के अंदर या बाहर नहीं, अपने घरों या कॉलोनी में नहीं, बल्कि आपको मस्जिदों के सामने हुड़दंग मचा ही आपको अपने त्योहार मनाने हैं। वो तमाम तस्वीरें आपने देखी होंगी, हाथों में तलवारें, फरसे, ये सब लेकर जिस तरह से रामनवमी मनाया गया और कैसे दरगाह पर चढ़कर पूरा हुड़दंग मचाया गया।
वो सब आपने देखा ताकि आप सरकार से जरूरी सवाल जो हैं वो आप ना उठा सकें। अमेरिका ने जिस तरह से, डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से टैरिफ लगाया है रेसिप्रोकल, उसके बाद जो कुछ हुआ है मार्केट में, आज 19 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है, उसको लेकर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए आप जरा। अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्टॉक मार्केट की धज्जियां उड़ा दी हैं, देखा होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्टॉक मार्केट की धज्जियां उड़ा दी हैं, देखा होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्टॉक मार्केट की धज्जियां उड़ा दी हैं, देखा होगा। तो स्टॉक मार्केट की धज्जियां उड़ा दी हैं अमेरिका के राष्ट्रपति ने, और अमेरिका के राष्ट्रपति यानी डोनाल्ड ट्रंप यानी कि नरेंद्र मोदी के घनिष्ठ मित्र, माय डियर फ्रेंड। और माय डियर फ्रेंड लगातार उनको किस तरह से आईना दिखा रहे हैं वो आप देख ही रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट किया है, मेरी सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की बजाय 2-2 रुपए सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है। टैरिफ नीति पर कुंभकर्णी नींद से शेयर बाजार में छोटे बड़े निवेशकों का एक झटके में 19 लाख करोड़ रुपए स्वाहा होने से आपको चैन नहीं मिला होगा, और इसीलिए आपकी सरकार ने जले पर नमक छिड़कने आपकी सरकार आ गई है। ये लिखा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, यानी कि सीधे तौर पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और यह बताया है कि जहां एक तरफ जो 19 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हुए हैं, उससे आम निवेशक जो है उसको कितना भारी नुकसान हुआ है, इससे आपको संतुष्टि नहीं मिली, तो आपने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर पेट्रोल और डीजल के दाम आपने बढ़ा दिए हैं। तो एक तरफ वक्फ पर पूरी तरीके से सरकार घिरी हुई है, भले ही उसने इसको पास करा लिया हो, वो अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन उसकी राह आसान नहीं है, उसकी राह मुश्किल होती नजर आ रही है। उसको लग रहा है कि वक्फ के जरिए वो बिहार इलेक्शन में किसी तरह की कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अपना जो उनका कम्युनल एजेंडा है उसको बिहार में उसको पूरी तरीके से आगे बढ़ाकर, खासतौर पर वक्फ को सामने रखकर और ये बता करके देखिए हमने एक और बड़ा फैसला लेते हुए वक्फ अमेंडमेंट बिल पास करा लिया है, और उसको किस तरह से भुनाया जाएगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और दूसरी तरफ जो बिहार में राहुल गांधी की जो यात्रा है वो कितना असर डालने वाली है, ये इस सब पर आज हम चर्चा करेंगे, इस पर बात करेंगे। बात करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जब से अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद जाहिर सी बात है कि सरकार की मुश्किलें अब आगे बढ़ने ही जा रही हैं, क्योंकि एक तरफ जहां मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से ये कहा गया है कि वो देशव्यापी प्रदर्शन और बड़े पैमाने पर करने जा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि वक्फ बिल जो है या वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है वो इस तरह से ठंडे बस्ते में नहीं जाने जा रहा है कि आपने इसको कानून बना दिया और अब इस पर कोई बात नहीं होगी। और दूसरी तरफ राहुल गांधी बिहार में हैं और वक्त पे जिस तरह से नीतीश घिरे हुए हैं, अब दूसरी तरफ वो राहुल गांधी की इस यात्रा से भी पूरे तरीके से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए मेहमानों का रुख करेंगे। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, आप देख सकते हैं मेरे साथ डॉक्टर संदीप यादव जी हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। संदीप जी बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ आनंद कुमार जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बिहार झारखंड और देश की राजनीति को बहुत अच्छे से जानते और पहचानते हैं, बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं। आनंद जी आपका भी बहुत स्वागत कार्यक्रम में। संदीप जी मैं आपके पास आऊं। आनंद जी अगर आप मेरी आवाज आप तक ठीक से पहुंच रही है तो मेरा पहला सवाल, राहुल गांधी की इस यात्रा से कितना फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि आज हमने देखा एक जन सैलाब उनकी यात्रा में उमड़ा हुआ था और जो बहुत जरूरी मुद्दे हैं पलायन को रोकने और नौकरी देने के वो उन्होंने उठाए हैं, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार पहले से ही वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर घिरे हुए हैं। मुसलमान उनसे नाराज हैं, उनके खुद के नेता नाराज हैं और एक तरह से पार्टी में दो फाड़ हो गए हैं। इन दोनों चीजों का असर बिहार के आने वाले इलेक्शन में कैसे आपको दिख रहा है? क्या आपको लग रहा है नीतीश चारों तरफ से घिरे हुए हैं अभी फिलहाल? बात आपकी सही है। आनंद जी मैं माफ कीजिएगा आपको रोकूंगी। आनंद जी आप एक बार अपने आप को रिकनेक्ट कर लें, आपकी आवाज में प्रॉब्लम हो रही है। अगर आपने माइक लगा रखा है तो बिना माइक के आप कर लीजिए, रिकनेक्ट कर लीजिए। जी आवाज आ रही है अभी? जी आपकी आवाज बहुत रुक रुक कर आ रही है। संदीप जी आपसे ये सवाल मैं पूछना चाहूंगी, क्या आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार की मुश्किलें कितनी बड़ी हुई हैं फिलहाल और राहुल की यात्रा कितना कमाल कर सकती है?
नीतीश जी की जो मेरी आवाज आ रही है? जी सर जी जी। नीतीश जी की जो पार्टी है वो खात्मे की तरफ है और खत्म हो भी जाना चाहिए, क्योंकि अब उनके पास कुछ ऐसा नहीं बचा है जो बिहार की जनता को ऑफर कर सके। कहने को तो वो सोशलिस्ट पॉलिटिक्स कर रहे थे, लेकिन उससे पहले मतलब वो तो बहुत पहले खत्म हो चुकी थी। अब जुगाड़ की पॉलिटिक्स चल रही थी, वो भी खत्म हो चुकी है। और जिस तरह से वो एक तरह से मानसिक रूप से वो अनस्टेबल दिख रहे हैं, वो भी एक फैक्टर है। अगर देखा जाए तो उनको सीएम नहीं होना चाहिए। जिस तरह की वीडियोस बाहर आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि उनको जबरदस्ती बस इस चुनाव तक रोक कर रखा गया है, ताकि सरकार न गिर जाए और दिक्कतें ना हो। तो कुल मिला के राहुल गांधी का स्कोप है। अब आप देखिए ना बुसरा जी की पिछले 11 सालों में ये लोग कौन सा बिल लाया है केंद्र के लेवल पर, या केंद्र सरकार द्वारा जो बिल लाई गई है, 370 बोर्ड बिल, ट्रिपल तलाक, और कोई ऐसा प्रोग्रेसिव बिल नहीं दिखता है। कांग्रेस के जमाने में जब यूपीए 2 था, यूपीए 1 था, राइट टू एजुकेशन, मनरेगा, राइट टू हेल्थ, और तमाम तरह के ऐसे बिल आए जिससे आम जनता का फायदा हुआ, जिससे एक भारत के निर्माण की बात होती थी। अभी तो भारत के विनाश के जितने भी तरीके अपनाए जा सकते हैं उनको अपनाया जा रहा है। और उसके पीछे का कारण है जो भारत सरकार की एक तरह की इकोनॉमिक फेलियर है, उसको ढकने छुपाने के लिए सब सारी चीजें हो रही हैं। जैसे आपने जिक्र किया कि जो ग्लोबल मार्केट है वो पूरी तरह से कोलैप्स हो गया है। भारत में तो चाहे रोजगार की बात हो, चाहे मार्केट की बात, या फिर कोई भी आप देख लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए, भयावह हालत है। एक डॉक्टर, यही नहीं मालूम था कि दमोह में कि एक डॉक्टर असली है या फर्जी है, वो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के साथ फोटो खिंचवा रहा है। और वो जो है वो बेसिकली फोटो खिंचवा रहा है। 15 ऑपरेशन कर दिए उसने, सभी की जान चली गई, 7-8 लोगों की। उसने कोई डिग्री भी लिए नहीं, वो इतना दुस्साहसी है। ये हमारे चिकित्सा व्यवस्था हमारे देश की। एक प्रदेश, एक भारत के बड़े प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री रह चुके व्यक्ति को एक टीवी चैनल पे, वो ऐसा चैनल है, मैंने, जब कांग्रेस की सरकार होगी तो कांग्रेसी हो जाएगा, जब बीजेपी की सरकार होगी तो बीजेपी हो जाएगा। उसमें एक एंकर एक प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछता है कि उनके बारे में क्या रहा है, तो वो उनको टोटी चोर कहते हैं। टोटी चोर का मतलब है कि एक ना ही टोटी चोरी का एफआईआर लिखाया गया, ना ही उस तरह का कोई मसला था। लेकिन देखिए कितनी बदजबान और क्या लेवल है चीफ मिनिस्टर्स का। मैंने, आप सोचिए कि देश में चाहे प्रशासन हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे कोई भी युवा हो, बेरोजगारी का मसला हो, कोई भी मसला हो, हर फ्रंट पर ये सरकार पूरी की पूरी फेलियर है। ये जो तस्वीरें अभी आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, ये जो जन सैलाब राहुल गांधी की यात्रा में जुड़ा है, और आप देखें कि व्हाइट टी शर्ट या व्हाइट पहनने के लिए कहा गया, तो तमाम में आप ये देखें व्हाइट ही व्हाइट पूरा आपको नजर आ रहा है। ये तो साफ तौर पर दिखता है कि सरकार क्यों राहुल गांधी से घबराती है, क्योंकि वो जरूरी मुद्दे उठा रहे हैं जो दरअसल अंदर अंदर धधक रहे हैं, लेकिन उनकी बात नहीं की जा रही है। धार्मिक उन्माद में अंधा करके वो अफीम चटाकर लोगों को उस तरफ ही धकेला जा रहा है। लेकिन असली मुद्दे ये हैं, अगर ऐसा नहीं होता तो इतनी बड़ी तादाद में राहुल के साथ लोग नहीं जुड़ते, युवा नहीं आते, और इतनी कामयाब ये यात्रा नहीं रहती। देखिए, मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं कि राहुल गांधी को अपने इस देश के मुद्दों पर पूरी क्लैरिटी हो चुकी है। एक्चुअली होता क्या है कि जब आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे ट्राइबल्स हो, चाहे दलित हो, चाहे बैकवर्ड हो, जिनके कंधे पर, बैकवर्ड्स के कंधों पर चढ़ के बीजेपी की सरकार रूल कर रही है इस देश को, आई थी सत्ता में, राहुल गांधी ने सारे मुद्दों को समझ लिया है। मसला क्या है कि कांग्रेस पार्टी, जिसके भीतर एक बड़ी संख्या में संघी हैं, वो राहुल गांधी का जो निर्णय है उससे अपने आप को जोड़कर और ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। यही सबसे बड़ी क्राइसिस है कांग्रेस पार्टी की। इसी की वजह से कांग्रेस जो है राहुल गांधी के विजन पर पूरी तरह से काम नहीं कर पा रही है। और जिस दिन काम करेगी, राहुल गांधी निसंदेह इस देश के सबसे लोकप्रिय नेता है, अभी इसमें कोई दो राय नहीं है। और राहुल गांधी ने एक बड़ी चुनौती सामने रख दी है सबके, और उनका जो ईमानदारी से जनता से कनेक्ट है, उनके पास क्या है, टी शर्ट है, पैंट है, जूता पहन के निकलते हैं, वो सिंपल से आदमी है, और उनके अंदर कोई नहीं बनावट, ना कोई इस तरह की चीज लाग लपेट। वो व्यक्ति सामने से खड़ा है, पूरी ईमानदारी से खड़ा है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता और दिनों दिन बढ़ेगी, क्योंकि भारत की जनता में एक व्यापक निराशा है हर लेवल पर, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे मजदूर हो। और बिहार तो एक भारत के सारे राज्यों में से एक बहुत ही गरीब राज्य है, लेकिन
वहां की जनता जो है वैचारिक रूप से बहुत ही मजबूत है। तो लोग इस बात को समझते हैं कि इसीलिए तो बीजेपी की आज तक बिहार में सरकार नहीं बनी है। वो इस बात को समझते हैं कि ये ठग हैं और ये आए हुए हैं, ठग के चले जाएंगे। लेकिन इन लोगों को भी कोई शर्म नहीं है, जाते हैं बार बार हर चुनाव में और जाके झूठे वादे करते हैं, जनता के साथ छल करते हैं। आपके पास में लौट रही हूँ, वक्त पर भी हम बात करेंगे, लेकिन आनंद जी अगर मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपकी आवाज जो है वो ठीक आएगी। आनंद जी, आप मुझे बताइए इस यात्रा का असर पूरे बिहार में आप किस तरह से देख रहे हैं, और नीतीश, क्या आपको लग रहा है कि ये अब उनका आखिरी चुनाव ही है? पहले से ही लग रहा था, लेकिन जो उनकी हालत है, चाहे वो हेल्थ की तरफ से देखें या वक्फ बोर्ड पर जो उनकी पूरी तरीके से चुप्पी है, वो कहीं ना कहीं ये बता रही है कि पूरा जो कंट्रोल है वो कहीं और है और वो सिर्फ अब एक पपेट की तरह ही रह गए हैं। जी देखिए, बिहार में अभी दो बड़ी पार्टियां है और बाकी पार्टियां जैसे बीजेपी हो। माफी चाहूंगी आनंद जी, आपको मुझे फिर से रोकना पड़ेगा। आपकी आवाज पता नहीं क्या कुछ परेशानी हो रही है। मैं अपनी टीम से जी आनंद जी, अगर आप माइक का यूज कर रहे हैं तो माइक को मोबाइल से भी डिस्कनेक्ट कर दीजिए और निकाल दीजिए, अच्छी आवाज आएगी। डायरेक्ट या तो मोबाइल या लैपटॉप से। जी, तो मैं अपनी टेक्निकल टीम से कहूंगी कि आपसे एक बार बात कर लें, आपसे वो बात करके आपको थोड़ा सा गाइड कर दें। इतने में संदीप जी, वक्फ पे भी बात करना बेहद जरूरी इसलिए है क्योंकि वक्फ एक ऐसा मुद्दा है जिससे पूरी तरीके से बिहार में भुनाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि सरकार तो आप ये देखें कि पूरे 11 साल से है, लेकिन फिलहाल बिहार के चुनाव से पहले वक्फ अमेंडमेंट बिल को पास कराना ये साफ तौर पर दिखाता है कि एक तरफ तो आप मुद्दों से भटका रहे हैं। 2 तारीख चुनी गई इसलिए भी क्योंकि तभी अमेरिका अपना रेसिप्रोकल जो टैरिफ है वो लगाने जा रहा था। इन तमाम मुद्दों से भटकाना तो है ही, आपको तमाम गैर जरूरी मुद्दों में उलझाना तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार का चुनाव भी नजर में है, वो भी साफ तौर पर दिख रहा है। मेरा सवाल आपसे ये कि क्या अब आपको लगता है कि ये लड़ाई अब पार्लियामेंट से आपने पास करा लिया, इसको कानून भी बना दिया, सब कुछ आपने कर लिया, जो पार्टियां आपके साथ थी, जिनका एक वोट बैंक था, जो मुसलमान उनको वोट करते रहे हैं, वो सब भी आपने एक तरह से उन पार्टियों के भी खात्मे की आपने एक तरह से पटकथा लिख दी, सुप्रीम कोर्ट अब ये चला गया है, तो क्या अब ये लड़ाई सड़क और सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जानी है? नहीं बुत्रा जी, आपका सवाल जो बहुत ही अच्छा है और ये लड़ाई सड़क पे लड़ी जानी है। सुप्रीम कोर्ट आप देख ही रही हैं कि जिस जज के यहाँ नोट मिली जली हुई और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कमेटी बनाई और वो बताया गया कि 15 करोड़ तक के नोट थे, उसको फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में शपथ दिला दी गई है। रंजन गोगोई उसी कोर्ट से आए, उसी कोर्ट से एक न्यायाधीश आए जिन्होंने कहा कि भगवान की प्रेरणा से उन्होंने निर्णय दिया। अरे भाई, आपको कानून की प्रेरणा से निर्णय देने हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि कोर्ट से कुछ नहीं होने वाला है, कि कोर्ट में भी लोग जज होते हैं, वो भी इंसान है, उनकी अपनी दुनिया है और दुनिया वो देश के जो को नियंत्रित करते हैं उससे वो नियंत्रित होती है। तो उससे कुछ नहीं होना है। अब जनता को, खास करके जो विपक्ष के दल हैं, अगर वो ईमानदार हैं देश की माइनॉरिटी के लोगों के प्रति, जो कि इस देश में करीब करीब 2 दर्जे के नागरिक बना दिए गए हैं और ये यही नहीं रुकने वाला है। इसलिए अगर विपक्ष थोड़ा सा भी गंभीर है तो उसे इतिहास से प्रेरणा लेते हुए हिटलर ने जो किया था न्यूरमबर्ग में या फिर जर्मनी में ज्यूज के साथ, उतना वेट नहीं करना चाहिए। 22 करोड़ के आसपास मुसलमान है देश में, 145 करोड़ की आबादी है, 110 करोड़ के आसपास हिंदू हैं, बाकी माइनॉरिटी हैं, क्रिश्चियन, सिख हैं, पारसी हैं और दूसरे धर्मों के लोग हैं। ऐसी स्थिति में एक बड़ी आबादी को की भी हंटिंग नहीं कर सकते हैं। आप तो कहते हो कि हम हिंदुओं के हित में काम करने के लिए आए हैं, हिंदू हित की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं और सारा रिफॉर्म का काम जो है मुसलमानों के लिए करते हैं। जबकि किसी भी मुसलमान ने कोई रिफॉर्म के लिए आपसे ना ही कोई निवेदन किया था, विनती की थी, ना रिफॉर्म की बात कही थी। इस देश में 1000 ईस्वी से लेके और 1800 ईस्वी तक करीब करीब 700-800 साल बहादुर शाह जफर के समय तक केवल मुसलमानों ने राज किया। वो यहाँ के लोग माने मालिक थे, यहाँ के हुक्मरान थे। उसके बाद अंग्रेज 200 साल रहे, करीब करीब 1700 साल में औरंगजेब मरा था। उसके बाद से और धीरे धीरे अंग्रेज एक्टिव हो गए। तो आप इस बात को समझिए कि यहाँ के लोग जो अपने को बहुत वीर बताते हैं, अपने को बताते हैं कि हम यहाँ अपने देश के लिए लड़े, ये किया वो किया, वो बेसिकली जय सिंह, जसवंत सिंह, मान सिंह, ये कौन लोग थे? जोधाबाई कौन थी? उन्हीं मुगलों के साथ मिलके
जी रहे थे और उन्हीं के लिए काम कर रहे थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस देश में वक्फ के पास 8.5 लाख से करीब करीब 9 लाख एकड़ जमीन है। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस देश में 7,000 से लेके 8,000 तक मझोले और बड़े मंदिर हैं। छोटे मंदिरों को तो छोड़ दीजिए। उस स्थिति में हिंदू जो मंदिरों के बोर्ड हैं उसमें करीब करीब 20 लाख एकड़ जमीन है। अब आप याद रखिए कि मुस्लिम धर्म तो इस्लाम तो फिर भी इस्लाम में जाति का उत्पीड़न उतना नहीं है जितना हिंदू धर्म में है। आपको याद होगा कि देश के राष्ट्रपति जो दलित समाज से आते थे रामनाथ कोविंद, जब वो पुरी के मंदिर गए तो उनको सैंक्टम सैंक्टोरम में नहीं जाने दिया गया। और सोचिए कि हम लोगों को तो एक्चुअली इस देश की सरकार को अगर थोड़ा भी वो वंचितों और गरीब हिंदुओं के प्रति गंभीर है तो उनको हिंदू धर्म के रिफॉर्म पर काम करना चाहिए। लेकिन वो कर क्या रहे हैं? कह रहे हैं कि पसमानदा मुसलमान, गरीब मुसलमानों के हित के लिए काम करना चाहिए। अरे भाई, आप जिसकी बात करें संदीप जी, वो एक आइडियल सिचुएशन है। यहाँ तो आइडियल कुछ हो ही नहीं रहा है, यहाँ तो वो सब कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। मेरा सवाल ये, आनंद जी, फिर मैं आपके पास आऊं। मैं इसमें जोड़ रही थी संदीप जी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं को एक्सेप्ट कर लिया है और तो क्या आपको उम्मीद नहीं लगती, जैसे सीए एनआरसी की अगर हम बात करते हैं 5 साल से सुनवाई उस पर चली, या फिर इसके अलावा भी अगर कोर्ट में ये चला गया उसके बाद आप ये देखिए कि जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है उसको लेकर तमाम नियम, ये तमाम चीजें बननी है, लेकिन उससे पहले इनको इलेक्शन में इसको भुनाना है। सुप्रीम कोर्ट में ये चला जाना सीजेआई खन्ना से क्या आपको उम्मीद कोई? जी, मैं अपनी बात पूरा कर लूं। मैं व्यापक भूमिका के साथ, मुझे लगा कि आनंद जी जल्दी जुड़ेंगे नहीं, तो मैंने थोड़ा सा उसको व्यापक कर दिया। मैं जल्दी से समेटता हूँ। एक्चुअली ये बुसरा जी, ना ही कोई आइडियल सिचुएशन है इनके पास, ना कोई सिचुएशन नहीं है इनकी, बस एक पोलराइजेशन की मैंने आपसे बात कही थी पिछले झारखंड चुनावों में, मैं लगातार बात करता था 3 पीस की, कोचिंग और पोलराइजेशन 2 पीस की बात करता था। तो इनका पोलराइजेशन ही मुख्य मुद्दा है। अब देखिए ना कि एक्चुअली होगा क्या कि इनको अब हिंदू भी कोई जाना नहीं चाहता है। इनके झूठ के नैरेटिव में बहुत हिंदू साहित्य नहीं है, क्योंकि बेरोजगारी ने उनके घरों को और कमर को तोड़ दिया है। तो अब ये क्या करते हैं कि इनको सदाबहार मौके मिलेंगे, जो कब्रिस्तान की जमीनें हैं उनको चुनेंगे, टारगेट करेंगे, प्रशासन की मदद से उस पर बवाल करवाएंगे और लोगों को कुछ आशा दिलाएंगे कि देखो यहाँ पे कब्जा होगा तो तुमको भी कुछ मिल सकता है, कुछ होगा। जैसे भी अपना करके ये मदरसे, कब्रिस्तान, जो वक्त की महंगी और महत्वपूर्ण जमीनें हैं उनको विवादास्पद बनाएंगे और उस पोलराइजेशन से ये हिंदू मुसलमान के नैरेटिव की आग को कभी बुझने नहीं देंगे, ताकि इससे हमेशा ये जानते हैं, बहुत बढ़िया से जानते हैं कि उत्तर भारत में जड़ता है। एक्चुअली लिटरेसी है ही नहीं कि लोग अपना अच्छा और बुरा उस कदर समझ सकें, और विपक्ष भी कोई सामने आकर लोगों को बहुत साफ ढंग से समझाने की हैसियत में नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति, इस देश का नागरिक, अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई आशा रखता है तो वो बहुत बेमानी है, वो भ्रम में है। उसको केवल और केवल जैसे हमारी जो दादियां थी आके बैठ गई शाहीन बाग में, उस तरह से कोई आंदोलन करना होगा। मुझे तो नहीं लगता है कि कोई विपक्ष का दल भी बहुत गंभीर है, इसलिए जो विपक्ष का दल थोड़ा सा गंभीरता से काम करेगा उसको जनता सर आंखों पे बिठाएगी। जनता परिवर्तन चाहती है, इसीलिए राहुल गांधी जी की मीटिंग में आपको एक जन सैलाब दिखाई दे रहा है। लोग चाहते हैं कि कोई उनके लिए आके खड़ा हो और उसके पीछे पीछे लगकर वो इस सत्ता को परिवर्तित करें और कुछ करें जिससे उनके जो माली हालत है, जो उनका अस्तित्व है, उसमें बेहतरी आए और उनकी जिंदगी सुधरे। क्योंकि हर आदमी सुधार चाहता है और बेहतर दुनिया चाहता है, कोई भी किसी को मारना और मरना खुद नहीं चाहता। जी बिल्कुल, महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इस वक्फ अमेंडमेंट बिल से एक परमानेंट उनको एक कम्युनल एजेंडा मिल गया है। हर कुछ दिन के बाद इसको कुरेदा जाएगा, इसमें आग कैसे जैसे घी में आग डालने का काम करते हैं उसी तरीके से सांप्रदायिक आग जो है वो अलग अलग जगहों पर लगाई जाती रहेगी। छोटे छोटे जिलों में छोटी छोटी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे कोई मस्जिद है, मदरसा है, कोई कब्रिस्तान है, घर हैं, दुकानें हैं या कोई इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सब में डिस्प्यूट पैदा किया जाएगा और उससे अपने एक वोट बैंक को, जैसा उनको लगता है कि उनको खुश करके उनका वोट लिया जाएगा, वो करने की कोशिश जो है वो की जाएगी। और इसीलिए इसको, इस एजेंडे को जो है वो सेट किया गया। ये साफ तौर पर लग रहा है। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। आनंद जी, अगर आप तक मेरी आवाज अब पहुंच रही है और आपकी आवाज मुझ तक ठीक से पहुंचे जी, तो मेरा सवाल आपसे यही कि राहुल की यात्रा का असर कितना आप देख रहे हैं और नीतीश के लिए कितनी मुश्किल? नीतीश के लिए तो मुश्किल ही मुश्किल है। जी
मैं कोशिश करती हूँ, आप थोड़ा बोलिए कि हो सकता है बेहतर हो। जी जी, तो नीतीश के लिए मुझे लगता है कि मुश्किल है, और बाहर से भी मुश्किल है, अंदर से भी मुश्किल है, क्योंकि भाजपा भी अब ये नहीं चाहती है कि वो नीतीश ज्यादा दिन तक साथ में रहे, और वो नीतीश को एक तरह से ऊपर करके और बिहार में अपनी सरकार बनाना चाहती है। आरजेडी की भी यही इच्छा है कि नीतीश खेल से बाहर हो जाए। माफी आनंद जी। जी नहीं, आप कुछ आज जी कुछ टेक्निकल इशू ही है और मुझे लग रहा है आपसे बात मुश्किल हो पाएगी। संदीप जी, मुझे आपके साथ कंटिन्यू करना होगा। और संदीप जी, सवाल फिर वही बार बार उठ रहे हैं कि फिलहाल जो स्थितियां फिलहाल देश में पैदा हो गई हैं, अभी आप ये देखिए कि 19 लाख करोड़ का शेयर मार्केट में नुकसान होना, एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देना, और उस पर सरकार को चैन नहीं तो उसने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, यानी कि जो महंगाई की मार पहले ही झेल रहे हैं, बेरोजगारी जो पूरी तरीके से चरम पर है, निवेशकों का 19 लाख करोड़ रुपए जो है वो डूब गया है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। अगर जब हम टीवी चैनल शाम में खोलकर बैठेंगे, जो बड़े बड़े सो कॉल्ड अपने आप को पत्रकार कहते हैं, वो जब डिबेट करेंगे तो वो 4-5 ऐसे लोगों को बिठाकर वहां पर डिबेट करेंगे जो बेमानी चीजों पर बात करेंगे, और इन सब में ये जो जरूरी मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं दफन हो जाएंगे, चाहे वो एक्साइज ड्यूटी का बढ़ के पेट्रोल डीजल के दामों का बढ़ना हो, या 19 लाख करोड़ रुपए पूरी तरीके से निवेशकों के स्वाहा हो जाना हो। और ये तमाम मुद्दे राहुल गांधी उठा रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि आने वाला बिहार का चुनाव, उसके बाद पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों में 2027 में चुनाव होने हैं, क्या इन जरूरी मुद्दों पर ही लड़ा जाना है, या फिर आपको लगता है कि चाहे चुनाव आयोग हो, सुप्रीम कोर्ट हो, दूसरी संवैधानिक संस्थाओं हो, उनको इस तरह से अपने पाले में बीजेपी लेकर आ गई है कि बहुत उम्मीद नहीं लगती है? क्या आपको लगता है, क्या आपको लग रहा है कुछ अंदर ही अंदर एक कुछ उबाल है जो हमें फिलहाल तस्वीरों में भी दिख रहा है कि कुछ तो है, अगर कोई सामने निकल कर आए तो लोग जुड़ तो रहे हैं? अनम्यूट कर लीजिए जी। मैंने अनम्यूट कर लिया, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है आपकी आवाज। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जनता में उबाल है, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल क्या है कि कोई भी राजनीतिक दल पूरी ईमानदारी से, स्वार्थ रहित ढंग से पूरी जनता को लीड करने की स्थिति में नहीं है। यही वो मसला है जिससे थोड़ा सा एक दिशाहीनता का मामला बन रहा है। अब आप देखिए कि देश में कोई भी सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित का मतलब है कि आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, और जिस तरह से 10 साल की हेड की पॉलिटिक्स चल रही है, उससे तो इस देश का निश्चित एकदम भला नहीं होगा। अब आप देखिए कि ग्लोबली अमेरिका में भी ट्रंप के खिलाफ एक तरह से कहा जाए तो वहां के लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। जब अमेरिका के खिलाफ अमेरिका जब वियतनाम के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था, तो ऐसे ही लोगों ने पेशेंस उनका जवाब दे दिया, क्योंकि अमेरिका ने तो अच्छे खासी संख्या में वियतनाम के लोगों को मारा था, लेकिन अमेरिका के भी सैनिक 60,000 से कम नहीं मरे थे। और अंत में लोगों के बेटे मर रहे थे अमेरिकन के, और उन्होंने देखा कि ये इस युद्ध का कोई मतलब नहीं था। लोग सड़कों पे निकल आए। फिर उसके बाद अमेरिकन सरकार को एक तरह से उनकी हार ही थी, लेकिन वापस लेना पड़ा, और हार थे वो, लेकिन वो हार स्वीकार नहीं करते हैं। उसी तरह से ट्रंप ने जो कुछ किया है ग्लोबली, जैसे जिस तरह का 10% का टैरिफ तो उन्होंने पूरी दुनिया पे लगाया है। उसके बाद कई देशों में तो अलग है, 34% उनका चाइना पे है, 26% इंडिया पे है, कई देशों में तो 50% तक का। अब ऐसी स्थिति है कि उनके सहयोगी एलन मस्क ने भी कहा है कि यूरोपियन यूनियन पे जो आपने 10% का लगाया ठीक नहीं है, आप उसको हटा दीजिए। तो ये जो है, इससे क्या है कि पूरे जनता जो है सशंकित है, और सशंकित है तो इसकी वजह से बाजार डूब रहा है, क्योंकि जब कंपनियों पर प्रेशर पड़ेगा, उनका भविष्य असुरक्षित होगा, इन्वेस्टर्स का भविष्य असुरक्षित होगा, तो वो बाजार को टूटना और गिरना ही। दूसरी जो आपने बात कही कि ये जो आप कह रही थी कि एक्चुअली देखिए जनता परेशान है बुशरा जी। क्या इन्होंने कोई ऐसा काम किया, ऐसा कोई बिल ले आए जिससे बेरोजगारी खत्म हुई? इन्होंने कोई ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोली है कांग्रेस के जाने के बाद? यूपीए 2 ने 15 नई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज 2009 में खोली थी, और आपको याद होगा कि उसके बाद मुझे नहीं लगता कि इन्होंने 1-2 यूनिवर्सिटीज खोली होंगी। इस तरह से बंच में कुछ यूनिवर्सिटीज नहीं खोली, ना ही इन्होंने बड़े कोई एम्स बनाए, संस्थान बनाए जिसमें इनफैक्ट जिससे SC ST OBC माइनॉरिटीज के अधिकार सुरक्षित होते। उस तरह से इन्होंने तो सारी संस्थाओं को खत्म कर दिया, और इन्होंने देखा जाए तो इनफैक्ट लेटरल एंट्री लाके इनके अधिकारों को और खतरे में डाल दिया है। रोजगार नहीं है। तेजस्वी की सरकार ने, जब वो नीतीश कुमार के साथ थे, बिहार में लाखों लड़कों को नौकरी दी। लड़कों में एक आशा है। राहुल गांधी भी
एक फरिश्ता बन के निकले हैं। कारण ये है कि वो कम से कम न्याय की बात कर रहे हैं। उनकी पार्टी ने भूत में कितनी भी गलतियां क्यों हो, लेकिन वर्तमान में राहुल गांधी अभी एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उभरे हैं जो हर वर्ग के लिए न्याय चाहते हैं, आर्थिक न्याय चाहते हैं, सामाजिक न्याय चाहते हैं और उनकी संस्कृति का संरक्षण चाहते हैं, धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों की रक्षा चाहते हैं इस सांप्रदायिक माहौल में। तो राहुल गांधी फरिश्ता वास्तव में है, हिंदी में देवदूत कह सकते हैं, और यही वो मसला है जिससे उनकी जनता में कनेक्ट है। और जो भी बड़े लीडर्स हैं, जैसे आपने जिक्र किया पश्चिम बंगाल का, पश्चिम बंगाल में आपको जान के आश्चर्य होगा कि मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा मुसलमान जम्मू कश्मीर में है, दूसरे नंबर पर आसाम में है, तीसरे नंबर पर प्रतिशत के हिसाब से, संख्या में नहीं, पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में जो मुस्लिम है वो ओबीसी में आते हैं, पसमानदा या कुछ जातियों को छोड़ के। उनके अधिकारों को भी वहां पर खत्म कर दिया गया है। रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट में वहां पे सरकार के खिलाफ कुछ लोग गए और वहां से मैनेज करके उस पर एक तरह से रोक लगा दी गई। तो हर तबके को परेशान करना ताकि उनके उत्थान को रोका जा सके और उस नैरेटिव को गढ़ के दूसरे तबके को ये सपना दिखाना कि देखो हमने इनको रोक दिया और तुम्हारा इससे भला होगा। किसी को रोक के किसी का भला कैसे होगा ये तो वही जाने, लेकिन फिलहाल पश्चिम बंगाल में तमाम तरह की चीजें हो रही हैं। ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी और तमाम तरह के विपक्ष के नेताओं को भी अपना छोटा छोटा इंटरेस्ट छोड़ के एक व्यापक एकता बनानी चाहिए। विपक्ष की एकता बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि जो थोड़ी मोड़ी बनी थी 2024 के लोकसभा चुनावों तक, वो पूरी तरह से टूट चुकी है। लेकिन आपको नहीं लगता संदीप जी, यहाँ इसलिए मैं रोक रही हूँ कि अभी वक्फ अमेंडमेंट बिल पर जो एकजुटता हमें देखने के लिए मिली, वो दल भी साथ में आए जो इंडिया गठबंधन में नहीं थे, उन्होंने भी सरकार के इस अमेंडमेंट के खिलाफ वोट किया। तो अब तक हमने ये देखा है कि सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद, ईडी, सीबीआई, आईटी सबका डर दिखाने के बाद जो इंडिया गठबंधन एक बना था वो अभी तक इंटैक्ट है। कोई भी एक ऐसा सांसद नहीं है जिसने उधर का रास्ता अपनाया हो। यानी कि उनको ये साफ तौर पर लग रहा है कि एक तरह से उनके लिए भी अस्तित्व की लड़ाई है। वहां जाकर तो जो पार्टियां उनके साथ गई वो तो खत्म ही हो जाती हैं, उनका वजूद ही खत्म हो जाता है। और अब अगला नंबर जिसका लगने वाला है वो नीतीश कुमार हैं। ये तो साफ तौर पर दिख रहा है। नीतीश कुमार के बेटे को हमने देखा, उन्होंने एक तरह से एंट्री की, वो 2-3 बार नजर आए, बड़े एक्टिव नजर आए, मीडिया से बात करते नजर आए, जवाब देते हुए नजर आए, और लगा कि अब वो शायद अपने पिता के बाद वो उनकी राजनीतिक जो एक तरह से सत्ता है उसको संभालने जा रहे हैं। लेकिन वो अचानक से गायब हो गए, सीन से गायब हो गए। उसको लेके भी अलग अलग तरह की थेरीज हैं जो लोग कह रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि अभी भी इंटैक्ट है अगर हम बात करते हैं इंडिया गठबंधन की? नहीं बुशरा जी, आपकी बात कुछ हद तक सही है, पूरी सही नहीं है। एक्चुअली है क्या कि ये जो दल हैं विपक्ष के, अपने इंटरेस्ट, खास करके जब वक्त का बिल आया तो मुस्लिम वोट बैंक, आप देखिए तृणमूल कांग्रेस एक बड़ा तबका उसके साथ, तबका क्या पूरा तबका उनके साथ जुड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी, आरजेडी या फिर कोई भी पार्टी, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या दूसरे दल भी, सभी का एक मजबूत आधार है। तो ऐसी स्थिति में मैं ये नहीं कहता कि मैं ये कहता हूं कि वक्फ पर आए साथ में अच्छी बात है, लेकिन उनको हर मौके पर साथ रहना चाहिए। इस देश में जो लोग विघटन की, विभाजन की और एक तरह से हम कहें तो जो भेदभाव की राजनीति कर रहे हैं, उनको सत्ता से हटाना, ये उनका प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए, ये उनका एकदम मूल उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, वो बिल पे तो नहीं आओगे तो आप करोगे क्या? किस तरह की राजनीति कर रहे हो? क्या वो बिल कहीं से भी कोई इंक्लूसिव आइडिया है? कोई इसकी जरूरत थी? मैं अभी भी तो आपको बता ही रहा था ना कि सबरीमला मंदिर हो, महिलाओं की एंट्री नहीं है, शूद्रों को पुजारी नहीं बनाया जा रहा है, और जमीनें बहुत है मंदिरों की, उनका एक तरह से आप मंदिरों का कंट्रोल अपने में ले लीजिए। आप उसको नहीं कर रहे हो, आप वक्फ की तरफ से कोई मांग की गई थी? नहीं की गई थी। तो मेरा यही कहना है कि ठीक है, वो विपक्ष आ रहा है, लेकिन और मजबूती से आने की जरूरत है, जिससे जनता को उसका जो वाजिब हक है और सम्मान वो मिले। वो नहीं मिल रहा है, जनता जानती है। अब आप देखिए कि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि एकदम भयावह स्थिति है। जो हमारी जो इकोनॉमी है वो डूबती हुई सी इकोनॉमी दिख रही है। क्या है? बाइक टैक्सी चल रही है दिल्ली में और शहरों में, गिग वर्कर्स हैं, लोग जो है ज्यादातर ये जुआ खेल रहे हैं, ऑनलाइन गेमिंग्स चल रही है, सट्टेबाजी चल रही है, हिंदू मुसलमान का नैरेटिव चल रहा है, लोग अपना त्योहार एक दूसरे धर्म के पवित्र जगहों पर जाकर मना रहे हैं।
अगर देश में यही सब कुछ हो रहा है तो फिर देश किस बात के लिए प्रगति के रास्ते पर है? ये क्या प्रगति के रास्ते हैं? ये विनाश के रास्ते हैं। तो विनाश के रास्तों से आपको दूर रखिए। अब आप कहेंगे कि हमारे यहाँ खाली गिग वर्कर्स हो रहे हैं, चाइना की तरफ साइंस और टेक्नोलॉजी में हम आगे नहीं जा रहे हैं। आपने कितने अपने जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बहुत फोकस किया है? क्या आपने काम किया है कि आप चाइना को टक्कर दे देंगे? 1992 तक चाइना और भारत एक इकोनॉमिक कंडीशन में थे, लेकिन जो सुधार डेंग जियाओपिंग ने किया स्पेशल इकोनॉमिक जोन का, उससे चाइना पूरा बदल गया। उसके बाद कई एक के बाद एक लगातार वहां पर सुधार हुए। अब हालत 7 मिलियन लोग गरीब हैं चाइना में। ठीक है, चाइना की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसमें प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जो उइगर मुस्लिम्स हैं उनको सप्रेशन किया जाता है वहां और तमाम तरह के दिक्कतें हैं, लेकिन उसके बावजूद चीन ने जिस तरह की ऊंचाइयों को छुआ है, भारत उसकी तुलना में कहाँ है? और आप कहते हो कि 26% जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया है उसको आप अचीवमेंट मानते हो। ये सब जो चीजें हैं ना, ये बहुत ही खराब है। इस पर इनको कोई क्लैरिटी नहीं है बुशरा जी। बिल्कुल, और साफ तौर पर और पार्टी में भी जो इंटरनल टसल है वो भी साफ तौर पर देखने के लिए मिल रही है। योगी मोदी अमित शाह की आपस में जो टसल है वो भी देखने के लिए मिल रही है साफ तौर पर। इन तमाम चीजों को छिपाने के लिए महत्वपूर्ण टिप्पणी में भूल गया करना जी। आपने व्यापक एक सवाल किया था। एक्चुअली जेडीयू टूटी नहीं, खत्म हो गई है। कारण ये है, वो जो आप नीतीश कुमार जी की बेटे की एंट्री की बात कर रही थी, वो बहुत देर हो चुकी है और उस एंट्री से कोई फायदा नहीं होना है। इनफैक्ट वो पार्टी में 2-3 गुट बन चुके हैं। जो पार्टी का मूल गुट है वो नीतीश कुमार के बेटे को ला के पार्टी के मूल चरित्र को बचाना चाहता था, लेकिन वो बचने से रहा, क्योंकि और कई लोगों ने नीतीश कुमार को हाईजैक तो किया ही किया है, उन पर तो कब्जा किया ही किया है, पार्टी पर कब्जा कर लिया है। पार्टी अब ये टूटेगी और जो पार्टी का व्यापक जनाधार है, खास करके ईबीसी और बीसी और कुछ दलित तबका, अब ये किधर की तरफ जाता है यही रुख तय करेगा बिहार के चुनाव का। और ये पूरा अंदाजा है कि ये आरजेडी कांग्रेस की तरफ ही जाएगा, ये बीजेपी की तरफ इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि हाहाकार मचा हुआ है। और तेजस्वी ने भी एक मॉडल दिखाया है, झांकी दिखाई है, एक मॉडल दिया है, और राहुल गांधी ने भी होप दी है। इसलिए जो राहुल गांधी की आज की यात्रा है, लोगों में एक आशा की किरण जगा रही है, लोगों में एक आशा जगा रही है, जिससे उनको लगता है कि हम कम से कम इनके नेतृत्व में अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। जी बिल्कुल, और मैं टीम से कहूंगी कि एक बार वो वीडियो राहुल गांधी की जरूर दिखाएं, क्योंकि ये दिखाना जरूरी है ऐसे वक्त में जब लगातार आपको मुद्दों से भटकाया जा रहा है। आपको ये बताया जा रहा है कि देखिए वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है वो आपके लिए यानी कि हिंदुओं के लिए वो कितने फायदे की चीज होने जा रही है। भू माफिया बताया जा रहा है उन लोगों को कि किसी भी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। ये तमाम चीजें की जा रही हैं, कैसे औरंगजेब, कभी बाबर तो कभी कोई और, इस तरह के तमाम मुद्दे उठाकर आपके तमाम जरूरी मुद्दों से आपको भटकाया जा रहा है ताकि आप जरूरी सवाल ना पूछ सकें। ऐसे में कम से कम एक नेता है जो आपके जरूरी मुद्दों को उठा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा जब से राहुल गांधी ने शुरू की है, हम ये कह सकते हैं कि उनकी वो यात्रा खत्म नहीं हुई है। वो लगातार अलग अलग मौकों से अलग अलग लोगों से संवाद कर रहे हैं। कभी वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं, कभी किसी मोची के पास जाते हैं, कभी बड़ई के पास चले जाते हैं, तो कभी मजदूरों के पास जाते हैं, कभी कुलियों के पास जाते हैं। जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी सिर्फ एक तरह से एक स्टेज पर जाके जहां मोदी मोदी के नारे लग रहे हो, जहां इवेंट उनके लिए क्रिएट किया गया हो, जब वो पार्लियामेंट में भी आए तब भी उनके लिए मेजें थपथपाई जाती हैं, मोदी मोदी के नारे लगते हैं, और सिर्फ इसी सब में एक तरह से आपको अंधा किया जा रहा हो, उस वक्त में राहुल गांधी ने एक बीड़ा उठाया। उनको पता है कि ये मुश्किल राह है उनके लिए, राह उनके लिए आसान नहीं है और ये लड़ाई उनकी काफी लंबी चलने वाली है, लेकिन फिर भी वो उन तमाम जरूरी मुद्दों को उठा रहे हैं। वो पलायन की बात कर रहे हैं बिहार जैसी जगह में, वो बात कर रहे हैं नौकरियों की, वो बात कर रहे हैं महंगाई की, वो बता रहे हैं कि अमेरिका ने जो माय डियर फ्रेंड है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने किस तरह से टैरिफ जो लगाया है उससे क्या कुछ नुकसान भुगतने जा रहा है ये देश, और कैसे जो पूरी अर्थव्यवस्था है जो पूरी तरीके से पहले ही चरमराई हुई है उसकी हालत और क्या होने जा रही है। ये सब कुछ वो बता रहे हैं, लगातार उन मुद्दों को उठा रहे हैं। और यही वजह है कि जब राहुल गांधी पार्लियामेंट में बोलते हैं तो सबसे ज्यादा अगर किसी के ऊपर अटैक किया जाता है अंदर और बाहर पार्लियामेंट के दोनों ही, वो राहुल गांधी ही हैं। तो उनको चैलेंज तो उनसे मिल रहा है और ये जन सैलाब बता रहा है कि मुद्दों की ही राजनीति
लोग भी करना चाहते हैं। वो मुट्ठी भर लोग जो आपको टीवी पर नजर आते हैं उनको आप मेजॉरिटी नहीं कह सकते हैं कि वो लोग हैं, क्योंकि हमें यह भी समझना चाहिए कि मेजॉरिटी ने भारतीय जनता पार्टी को नकारा है, उनको वोट नहीं किया है। यह भी समझने की जरूरत है। जब मीडिया में आप पूरा एक आडंबर देखते हैं, जब मीडिया आपको तरह तरह की चीजें बताने की कोशिश करता है, लेकिन उस सब के बाद क्या आपको ये लग रहा है संदीप जी कि आने वाला बिहार का चुनाव अब तक का सबसे कम्युनल क्या चुनाव होने जा रहा है? लोकसभा चुनाव हमने देखा, हमने दिल्ली का चुनाव देखा, हमने झारखंड से लेकर तमाम जगहों पर देखा कि खुद प्रधानमंत्री जो आज मुसलमानों के लिए बड़ी बड़ी बातें अमित शाह उनकी तमाम पार्टी कर रही है, वो क्या क्या उन्होंने नहीं कहा है उनके लिए, और अब क्या वक्फ का सहारा लेकर बिहार के पूरे इलेक्शन को उस तरह से कम्युनल किया जाएगा जो अब तक बिहार में नहीं देखने के लिए मिला? जी, कम्युनल करने की कोशिश होगा, लेकिन याद रखिएगा कि धीरे धीरे पिछले कुछ सालों से जेडीयू और बीजेपी का पॉलिटिकल एक तरह से डाउनफॉल हुआ है। ग्रेजुअल भी सही, लेकिन डाउनफॉल की तरफ है दोनों पार्टियां। रिवाइवल होगा आरजेडी और कांग्रेस का, कितना होगा मैं नहीं बता सकता, लेकिन सरकार बनाने के करीब का होगा। कारण ये है कि लोगों को जिस तरह से घटनाक्रम हो रहे हैं, जिस तरह से इनइफेक्टिव हो गया है नीतीश कुमार, एक तरह से जेडीयू बहुत क्राइसिस में है। और इस वक्त बिल के आने के बाद एक क्लैरिटी हो गई मुस्लिम समाज में भी कि जो भी उधर जाएगा उसको कुछ नहीं मिलना है और ये बिना से तय होना है। तो एक एक करके जो गलतियां हो रही हैं, और वैसे भी आप देखिए कि आरजेडी ने खाता खोला पिछले लोकसभा चुनाव में, उन्होंने सीट दर्ज की है, कुछ कांग्रेस ने भी परफॉर्म किया अच्छा। पहले तो इन लोगों का परफॉर्मेंस लास्ट लोकसभा चुनाव में बहुत खराब था, विधानसभा में अच्छा था, लेकिन इस बार ये और अच्छा करेंगे। इसलिए करेंगे क्योंकि वैसा माहौल बन रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई चुनौती बीजेपी बढ़ा पाएगी, क्योंकि अब एक्चुअली बस दो चीजें रह गई उनके पास। एक तो ये जो प्रशासन से मैनेजमेंट करते हैं और ईवीएम से। अब यही दो तीन चीजें हैं जिससे ये मैनेज करके, और इसमें ये कितने परसेंट वोट्स का मैनेजमेंट कर सकते हैं, यही वो मामला है जो बिहार के चुनाव को फंसाएगा। अदरवाइज ये चुनाव फंसता हुआ नहीं दिख रहा है। मेरी बातें आपको लग सकती हैं कि अति उत्साह में बोली जा रही बातें हो सकती हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। जो हकीकत है उसमें हर कोई त्राही त्राही कर रहा है। और आपने सही कहा कि बेरोजगारी, पलायन, दुर्व्यवस्था, जलालत, ये बिहार का एक अस्थायी माने वहां की फेनोमेना बन चुकी है, और लोग लगातार इससे दो चार हो रहे हैं। लोगों के जीवन में बहुत मुश्किलें हैं, लोग इससे छुटकारा चाहते हैं, और हर हालत में। कहीं तो ज्यादातर राज्यों के जो समझदार लोग होते हैं तो 5 साल में ही उनको थोड़ा जो लगता है तो परिवर्तन करता है, लेकिन बिहार के लोग राजनीतिक रूप से इतने सक्षम हैं और समझदार हैं कि वो भीतर से परिवर्तन चाहते हैं। लेकिन बीजेपी क्या प्रशासन के दम मैंने प्रशासन का दुरुपयोग नहीं करेगी, और एक्चुअली यही वो मसला है जिससे ये लोग चुनाव में दिख रहे हैं लड़ते हुए। अदरवाइज ये लड़ाई में नहीं है। ये कुछ लोगों को बात बहुत ओवर कॉन्फिडेंट बात लग सकती है, लेकिन हकीकत यही है कि ये लड़ाई में नहीं है, और ईबीसी वोट नहीं देगा। दलित और महादलित भले चिराग पासवान की जाति के लोग उनको सपोर्ट करें, मांझी के लोग करें, लेकिन एक बड़ा तबका है जो इन लोगों से किनारा कर रहा है, जो दूसरी दलित जातियां छोटी। ईबीसी भी नीतीश कुमार की दिशाहीनता की स्थिति में वो आरजेडी और कांग्रेस में भविष्य देखेगा, क्योंकि वो तो देख ही रहा है पिछले 20 सालों से बीजेपी और जेडीयू को। वो नहीं जाएगा, क्योंकि जिस तरह से नौकरी, प्रशासन और सुशासन और जनता से कनेक्ट का एक मॉडल दिया था तेजस्वी ने, और राहुल गांधी जी ने भी लगातार जो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, आज की जो उनकी रैली है, जो उनका भाषण था, ये सब चीजें स्पष्ट कर रही हैं कि हम जनता के मुद्दों के साथ, हम जनता के साथ हैं, जनता के लिए लड़ रहे हैं, और जनता की सरकार चाहते हैं। तो इसलिए ये सब कुछ स्पष्ट है। और इसमें ये अगर कोई कहता है कि बिहार में ये लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि जेडीयू तो पूरी तरह से इनइफेक्टिव और बिना काम की हो चुकी है। लड़ रही अकेले बीजेपी लड़ नहीं सकती। जी
बिल्कुल, और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अगर हम पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तब भी आरजेडी थी और बीजेपी सेकंड नंबर पर आई थी, तो तब भी आरजेडी ने बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया था, लेफ्ट पार्टीज ने अच्छा परफॉर्म किया था, कांग्रेस का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा था। सरकार बनाने की स्थिति में तो वो तब भी थे, लेकिन आपको पता है कि बीजेपी किस तरह की सियासत करती है, किस तरह के हथकंडे अपनाती है, तो तब भी बनना मुख्यमंत्री तब भी था यहाँ पर आरजेडी से ही। लेकिन आप ये देखें कि क्या कुछ फिर सामने हुआ, वो सब हमारे सामने है। हमने लोकसभा के इलेक्शन में भी देखा कि जब उन्होंने यात्रा निकाली तेजस्वी यादव ने, तो कितने बड़े पैमाने पर लोग उनके साथ, युवा उनके साथ जुड़े थे, और अभी भी जब वो रैलियों में या कहीं पर भी जाते हैं तो बड़े पैमाने पर युवा उनसे जुड़ते हैं, क्योंकि युवाओं का मसला है रोजगार, पेपर लीक ना हो, रोजगार उनको मिले और महंगाई से उन्हें छुटकारा मिले, वो अपनी जिंदगी आराम से गुजर बसर कर सकें, यही सबका है। लेकिन दूसरे मुद्दों में आपको उलझा कर कहां भटकाया जा रहा है, ये सबके सामने है। संदीप जी, बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप तमाम दर्शकों का भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। तमाम हमारे कार्यक्रमों के लिए आप लगातार डीबी लाइव के साथ बने रहिए। शाम को 7 बजे रोज की तरह जुड़िए राजीव जी के साथ न्यूज पॉइंट में। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।